देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से सभी छात्र कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की स्टडी को निःशुल्क प्राप्त कर पा रहे हैं। परीक्षाओं का समय नज़दीक है, इसलिए हमारी तरफ से स्पेशल सीरीज चल रही है अनसोल्ड की। कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हम लोगों ने अग्रवाल अनसोल्ड की पूरी सीरीज रखी है, जिसमें से हर साल के कम से कम 7 सेट हम आपको दे रहे हैं। 2020 के पूरे सेट हम आपको दे चुके हैं, 2019 पूरा सेट दे चुके हैं, 2018 पूरा दे चुके हैं, 2017 का ये चौथा सेट चल रहा है। ठीक है, बहुत ही जल्द हम 2010 तक के सेट आपको उपलब्ध कर देंगे। और आपसे एक ख़ास बात करें हम कि जिस बच्चे ने 2010 से लेकर 2020 तक के पूरे अनसोल्डों को तैयार कर लिया, तो 100 में 100% की गारंटी है कि कोई एक नंबर भी आपके काटने वाला नहीं है। यदि आप पूरा नहीं कर पाते हैं, 5 सेटों को भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो भी 90 से 95% आपका नंबर कहीं भी जाने वाला नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए। जितने भी वीडियो आपके छूट चुके हैं उनकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप उस लिंक को क्लिक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, सेट है चौथा, कोड है BT। इसमें पहला प्रश्न कहता है किसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इसको हम डेफिनेशन भी देते हैं। आप देखते होंगे कि गाड़ी वाले, बाइक वाले एक मिरर लगाते हैं, शीशा लगाते हैं अपने जस्ट बगल में जहाँ बैठते हैं, जिससे वे पीछे के दृश्य को देख सकें। और पीछे के दृश्य को देखने के लिए एक वक्राकार दर्पण लगा होता है, जो बाहर की ओर वक्रित होता है, और उसी में हम देखते हैं। उसमें क्या होता है, उसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए बड़ी से बड़ी वस्तु को भी हम एक छोटे रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका B बिल्कुल सही होगा। दूसरा प्रश्न है आपका क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। तो मैं आपको बता दूं, क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है नीले रंग के लिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसका क्रांतिक कोण का मान भी अधिक होगा। तो वैसे तो आपका बैंगनी रंग का अधिक होता है विचलन आपका बैंगनी रंग का अधिक होता है, लेकिन क्रांतिक कोण का जो मान होता है वो आपका नीले रंग के लिए अधिकतम माना गया है। अगला प्रश्न है, कहता है प्रतिरोध का मात्रक बताइए। तो आपका जो ओम होता है वो प्रतिरोध का मात्रक है, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। एम्पियर आपका धारा का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, और कूलाम आपका आवेश का मात्रक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका वेबर प्रति मीटर, यहाँ पर 2 बार प्रति मीटर लिखा हुआ है, वेबर प्रति मीटर होता है आपका इसका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। अगला प्रश्न है दूसरे का नंबर, कहता है वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.2 है। जितने भी बच्चों के पास अनसोल्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्रश्न हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। एक एक प्रश्नों का उत्तर हम आपको बता रहे हैं। बस अगर इसी को आप हल करते चले जाओगे, और सफलता का मैं एक मूल मंत्र और बता दूं, सिर्फ वीडियो देखने से आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपको इसमें से वीडियो देखते हुए आपको फेयर भी बनानी है। एक आपको नोटबुक तैयार करनी है जिसमें आपके सारे सेट लगातार लिखे हों। ठीक है, क्योंकि आपकी चीज़ें लिखते लिखते ही काफ़ी हद तक याद हो जाती है, और फिर जब आप रिवीजन के तौर पे दोबारा देखेंगे तो वीडियो भी देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सिर्फ कॉपी को देखकर ही आप अपनी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप उस सेट को दोबारा ओपन करके यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो आपका समय भी बचेगा और कहीं ना कहीं आपकी नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगी, और इससे आप अपनी अच्छी सफलता के लिए तैयार भी रहेंगे। देखिए, इसमें N1 दिया गया है 1.2, कहता है वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक 1.2, और कहता है किसी अन्य पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक कहता है 1.8 है। तो कहता है द्रव के सापेक्ष ठोस का LNS, L फॉर लिक्विड, S फॉर सॉलिड। तो द्रव लिक्विड के सापेक्ष आपका ठोस का निकालना है, तो सबसे पहले हम ठोस का ही अपवर्तनांक ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो 1.8 को ऊपर रखा, 1.2 को नीचे रखा, भाग दिया, आपका कितना आ गया 1.5। ये आपका इसका आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को।
एक विद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। कितनी? 10 एम्पियर, मतलब आई का मान कितना है? 10 है। कहता है उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। प्रति सेकंड का मतलब एक सेकंड में, तो एक सूत्र होता है Q बराबर N इंटू ई, और एक सूत्र होता है I बराबर Q बटे टी। तो I बराबर Q बटे टी, Q का मान हमने क्या रख दिया? N इंटू ई बटे टी। तो यहाँ पर देखो I का मान कितना दिया गया है? 10 दिया गया है, तो 10 रख दिया। इसके बाद में N का मान निकालना है। E की जगह 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 और T का मान हमारा 1 दिया गया है। इस तरह हम यहाँ पर हल करेंगे तो N का मान निकल के आएगा 6.25 गुणा 10 की घात प्लस का 19। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड बहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 2 का नंबर। इसमें जैसे ध्यान दीजिएगा कि ये इतने प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में हैं और ये प्रतिरोध इनके साथ में कैसे होंगे? समांतर क्रम में। और जब श्रेणी और समांतर लिख लेंगे, आप हल कर लेंगे, तो फिर पुनः ये प्रतिरोध पूरे 1, 2 और ये भी जो भी आएगा टोटल, ये पूरा फिर से श्रेणी क्रम में हो जाएगा। क्योंकि श्रेणी क्रम की परिभाषा होती है किसी भी प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, और ये क्रम जहाँ तक भी चालू रहेगा वो सारा श्रेणी क्रम होता है। और श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं? सभी प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है R1 R2 R3। तो R1 R2 R3 ये तीनों श्रेणी क्रम में हैं, इसलिए हमने तीनों को रखा। R1 प्लस R2 प्लस R3 हमारा निकला 6 ओम। और 6 ओम दूसरा भी दिया गया है यहाँ पर, ये देखिए दिया गया है। इस 6 ओम को इस 6 ओम के साथ में हमने क्या किया? समांतर क्रम में किया। तो समांतर क्रम में क्या होता है कि किसी भी प्रतिरोध के पहले सिरे, मतलब सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे अलग अलग बिंदुओं से जुड़े हों, तो ऐसी जो संरचना होती है समांतर क्रम संयोजन की होती है। तो यहाँ पर देखिए हमने हल किया और हमारा इस क्रम का संयोजन आया R डबल डैश के नाम से हम इसको लिखते हैं। तो ये हमारा 3 निकल कर आता है। मतलब यहाँ तक का हमारा जो आंसर था वो 3 ओम का निकला। अब देखिएगा ये पूरा हम ले लेते हैं, ये पूरा। तो यहाँ तक जो 6 ओम लिखा था, यहाँ पर टोटल हमारा 3 ओम हो गया। अब तो यहाँ पर 3 और 2 5 और 1 6, तो हम वैसे भी जोड़ लेते हैं तो 6 होते हैं, लेकिन हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हल किया हमने, 3 + 2 + 1 बराबर 6 ओम। इस प्रकार हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है धारा का मान। तो V बराबर IR होता है, या फिर I बराबर V बटे R। V का मान 12 वोल्ट दिया गया था, R का मान हमने 6 निकाला, इसलिए हमारी धारा कितनी निकल आती है? 2 एम्पियर की धारा निकलती है। ये हमारा आंसर था। सभी बच्चे इन सवालों को फेयर में ज़रूर करें। आपके वीडियो देखने का कोई बेनिफिट नहीं है यदि आप चीज़ों को लगातार सहेज कर नहीं रखते हैं, क्योंकि पता नहीं आपने आज जो वीडियो देखी दोबारा देखने का कब टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आज आपने वीडियो देखते देखते उसकी फेयर बना ली, तो मान के चलिए कि वो सेट तो आपका पूरी तरह कंप्लीट हो गया। वो आप कभी भूलने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो थोड़ी बहुत चीज़ें आप भूलेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे सेट में मिल जाएंगी, या नहीं भी मिली तो आप उनको अगर लिख चुके हैं तो आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 3 का नंबर। कहता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है या बनाता है, तो प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित होगा? किरण आरेख भी खींचना है। देखिए कैसे बना हुआ है, इसको हम बना के भी बताते हैं। इस तरह का आपका ये एक अवतल लेंस है, ये रखा हुआ है यहाँ पर। सॉरी, ये लाइन टेढ़ा हो गई थोड़ा। इसको हमने इस तरह बनाया। ये वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु से जाती हुई प्रकाश की किरण टकराती है तो ये ऐसे निकल जाती है। इसको हम लोग पीछे बढ़ा देते हैं और एक किरण जाती है जो आपकी प्रकाश से केंद्र से आगे निकलती है। तो इस प्रकार जो ये प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपका सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। इसी प्रकार ये चित्र बना हुआ है। तो अब देखते हैं परिभाषा को। V का मान यहाँ पर -10 दिया गया है, F का मान आपका -15 दिया गया है। लेंस का सूत्र लगाया हमने 1/F = 1/V - 1/U। सभी का मान रख दिया। हमारा 1/U का मान निकल के आता है -30 सेंटीमीटर। और किरण आरेख पूछा गया था तो किरण आरेख भी हमने बता दिया। यदि कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको उसमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। उन चीज़ों को हम दोबारा आपको बताएंगे। अगला प्रश्न है 3 का अथवा में था। कहता निकट दृष्टि दोष से पीड़ित। देखिए जब भी निकट दृष्टि दोष आ जाए तो मैक्सिमम टाइम
आपका u का मान अनंत ही होता है। अगर निकट दृष्टि दोष आ जाए तो u का मान आपका अनंत ही होता है। मैक्सिमम टाइम ऐसे ही देखा गया है। तो आपने u का मान कितना रखा, अनंत। और v कितना दिया गया है, जहाँ अब तक वो देख सकता है अधिकतम वह दूरी आपकी v कहलाती है, वो है -50। आपने लेंस का सूत्र लगाया 1/f = 1/v - 1/u, सभी के मान रखा तो आपका निकल गया है f बराबर -50। और फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसलिए आप कह सकते हैं कि लेंस कैसा होगा, अवतल होगा। p का मान निकाल लीजिए। p का सूत्र होता है 1/f, यदि मीटर में है फोकस दूरी तो 1/50 रखा हमने, भाग दिया तो हमारा आया 0.02 डायोप्टर। ऋणात्मक होगा ये, माइनस। सभी बच्चे वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। और ये आपसे अनुरोध है, जितने भी बच्चे नए हों, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हों, जो पहली बार अनसोल्ड कर रहे हों, वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर 9वीं से लेकर 12वीं तक की आपकी सारी क्लासों की तैयारी करवाई जाएगी। और आपके जो भी छोटे बड़े भाई बहन हों, जो भी 9वीं से लेकर 12वीं तक की तैयारी कर रहे हों, उस सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट की चीज़ें मिलेंगी। और 12वीं के बाद जितने भी बच्चे टेट, सीटेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए एक अलग चैनल है एग्जाम मास्टर के नाम से, लेकिन उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप टेट, सीटेट और यूपी टेट की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपका 3 का खाब में कहता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, संरचना व उसकी कार्यविधि। तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि दिष्ट धारा जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र लगभग इनका चित्र एक जैसा होता है, थोड़ा बहुत अंतर है। एक में सर्पी वलय होता है, एक में विभक्त वलय होता है, बस इतना सा अंतर है। बाकी चित्र देखने में एक जैसा होता है। चारों में वही विभक्त वलय, वही बुश, आर्मेचर, कुंडली, सब कुछ उसी तरीके से होता है। इसको हम लेकिन बताएंगे अभी, पहले हम खा नंबर देख लेते हैं। इसमें कहता है एक समान या समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए सूत्र लिखिए। तो देखिए, मान के चलिए इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें जो इस तरफ लग रहा है, ठीक है, ये चित्र भी दिया गया है। इसमें एक चालक इस तरह रखा हुआ है, तो चालक को आप देख पा रहे हैं कि चालक रखा हुआ है। इस चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच में थीटा कोण है और चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ये सूत्र है इसका F बराबर BIL साइन थीटा, जहाँ पर F क्या है, F है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, I क्या है, चालक में प्रवाहित धारा है, L चालक की लंबाई है, साइन थीटा आपका चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक के बीच का कोण है। अब इस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूछा गया है। तो बाएं हाथ का नियम हम बता चुके हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं इसको। यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगूठा, आप भी अपने हाथ को फैलाइए, बाएं हाथ को, यदि हम बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास की दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, आप भी फैलाइए इसको, अपना बायां हाथ निकालिए और अंगूठा और उसके पास की दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाइए। जब आप लंबवत फैलाएंगे तो आप देखेंगे कि अंगूठे के पास वाली जो उंगली होगी, जिसे हम लोग तर्जनी कहते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और बीच की उंगली जिसे हम लोग मध्यमा कहते हैं, वह विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करेगी। अगर ये दो उंगलियों की दिशा आपको मालूम हो जाती है तो ध्यान दीजिएगा, अंगूठा आपकी चालक में लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। लेंस के प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस की परिभाषा देना है, और एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख भी खींचना है। तो देखिए, 2F दूरी पर बताना है किरण आरेख, और दूसरा आपका फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच में बताना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं ये क्या दिया गया है इसमें। चौथा प्रश्न पहले देखते हैं, प्रथम फोकस किसे कहते हैं। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वह क्या कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है। और द्वितीय फोकस में क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से
अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, ये हम बता भी चुके हैं इसके चित्र, लेकिन इस दोबारा चित्र देख लीजिए जो पूछा गया आपसे। यदि 2f दूरी पर होगा तो क्या होगा, 2f दूरी पर होगा तो इस चित्र बनेगा आपका, जहाँ पर AB क्या है, वस्तु है, और ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है। यहाँ पर हमें B डैश और यहाँ पर A डैश लिखना चाहिए। ठीक है। अगला है इसमें जो दूसरा पूछता है, फोकस एवं प्रकाश के केंद्र के बीच में होने पर, तो इसमें आपका ये प्रतिबिंब हो जाएगा। यदि वस्तु यहाँ रखी होगी तो इससे टकरा कर किरणें क्या होती हैं, इस तरफ निकल जाती हैं, नीचे की ओर चली जाती हैं, और इससे हम यदि पीछे की ओर बढ़ा दें और इससे भी पीछे की ओर बढ़ा दें तो ये जहाँ पर भी काटेंगे रेखाएं एक दूसरे को, वहाँ से कहीं ना कहीं आपका प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब का आकार पता चल जाएगा। तो इस स्थिति में वस्तु से बड़ा बनेगा आपका प्रतिबिंब। अगला प्रश्न इसमें था आपका, देख लेते हैं, प्रत्यावर्ती धारा वाला। इसमें सिद्धांत देखिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा डायनामो किसे कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा डायनामो द्वारा प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सिद्धांत क्या है, जनित्र की कार्यविधि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स में घूमती है तो कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। यही आपका जनित्र का सिद्धांत है। इसके 4 भाग होते हैं। पहला आपका क्षेत्र चुंबक है, जिसमें आप लिख सकते हैं यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसकी कुंडली में दिष्ट धारा प्रवाहित करके इसको चुंबक बनाया जाता है। चुंबक के बाद में आपका दूसरा नंबर आता है आर्मेचर का। आर्मेचर में आप लिख सकते हैं कि यह एक आयताकार कुंडली होती है जिससे कच्चे लोहे के करोड़ पर पृथककृत तार को लपेटकर बनाया जाता है। बस इतना ही लिखना है इसमें। तीसरा आपका सर्पी वलय है। इसमें आप लिख सकते हैं कुंडली के तार के दोनों सिरे धातु के 2 छल्लों S1 व S2 से जुड़े होते हैं, इनको सर्पी वलय कहते हैं। ये परस्पर तथा धुरादंड से पृथक, ये ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं तक लिख लीजिएगा, डेडलाइन है मात्र। ये आपका चित्र है, देखिए बिल्कुल सेम चित्र उसी की तरह है, बस इसमें दिशा उल्टी हो जाती है। और उसमें क्या था, दिष्ट धारा में होता है आपका, इसमें आपके सर्पी वाला है, उसमें आपका दूसरी चीज़ हो जाती है, कुंडली टाइप में होती है। तो ये आपका चित्र में बस इतना ही सा अंतर है, बाकी चित्र जो कहते हैं आपका। बुश क्या है, सर्पी वाला 2 कार्बन की पत्तियों को स्पर्श करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, बुश कहते हैं। बुश भी कहते हैं इनको, कुछ लोग ब्रुश भी कहते हैं, तो में कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। कार्यविधि बहुत छोटी सी है और आप आसानी से याद कर सकते हैं। माना कि कुंडली ABCD, जो भी कुंडली मानी थी, वो दक्षिणावर्त घूम रही है, जिसमें भुजा CD नीचे जा रही है तथा AB भुजा ऊपर की ओर आ रही है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होगा, इन भुजाओं में जो धारा होगी, धारा की दिशा चित्र के अनुसार कुछ इस प्रकार दिखाई गई है आपको दिशा। अतः वाय परिपथ में धारा B2 से जाएगी तथा B1 से वापस आएगी। जैसे ही कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरेगी, भुजा AB नीचे की ओर जाएगी तथा CD ऊपर की ओर जाएगी, जिससे AB व CD में धारा दिशाएं पहले से विपरीत हो जाएंगी। इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं तथा ये जो डायनामो है वो कहलाएगा आपका प्रत्यावर्ती धारा डायनामो। ये चीज़ें कई बार हो चुकी हैं, तो लगभग बच्चों को पूरी तरह याद भी हो चुकी हैं ये। फिर भी जितने बच्चे नए हैं उसकी स्क्रीनशॉट लेके कार्यविधि को आप लिख लीजिएगा। ये मैं प्रश्न आपको बता ही चुका हूँ। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आपका इसका, और दीर्घ उत्तरी में आया हुआ है। कहता है 220 वोल्ट एवं 20 एम्पीयर धारा वाले एक मोटर के कार्य करने की क्षमता 90% है। पृथ्वी तल से 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक टंकी में इस मोटर द्वारा 1 घंटे में कितना पानी, ये देखिए इस एक चित्र हमने बनाने की कोशिश किया। ये मोटर रखा हुआ है और ये हमारी टंकी है। इस मोटर के द्वारा इस टंकी में पानी भेजना है, तो कितना क्या भेज सकते हैं हम लोग वो देखते हैं। तो V का मान देखिए 220 वोल्ट दिया गया है, ऊंचाई आपकी 100 मीटर दी गई है, समय आपका 1 घंटा दिया गया है, G का मान आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और I का मान आपका कितना है, 20 एम्पियर है। इतनी चीज़ें दी गई हैं। तो आपको पता है W बराबर क्या होता है, P/T, ठीक है। और P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V/I, तो क्या हो गया, VIT हो गया। W बराबर VIT। सभी के मान आपने रखे, देखिए इसमें
220 गुणे आई का मान 20 गुणे 3600 जूल। ठीक है, एक घंटे को हमने किस में बदला, सेकंड में। 60 गुणे 60 36 हो गया। इसका मात्रक है हमने लिख दिया। आप ये मत सोचिएगा कि 3600 के साथ में जूल है, ये मात्रक है, लिखा हुआ है डब्लू का। तो यहाँ पर देखिए हमने 220 और 20 का गुणा किया तो कितना आया, 4400 आया, और 3600 हमने यहाँ पर रख दिया आपका। इसके बाद में कहता है का मोटर, मतलब इतना वर्क का मोटर द्वारा पानी चढ़ाने में किया गया कृतकार। कृतकार मतलब कुल काम तो इतना हुआ है, मतलब इतना होना चाहिए, लेकिन इसका 90% ही होता है। तो डब्लू का मान जितना भी आया है उसका हम 90% निकालेंगे। तो यहाँ पर 4400 गुणे 3600 गुणे 90/100 करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, 4400 गुणे 360 गुणे 9, क्योंकि 0 से 0 कट गया, इतना हमारा ऊर्जा आया। तो कृतकार्य कितना होगा, कृतकार्य भी कह सकते हो, या फिर वहाँ पर एच ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हो। तो डब्लू बराबर हो जाएगा mgh। m का मान कितना है, ये आपका mgh में आप सभी के मान रख देंगे। तो हमारा कितना आया था, डब्लू का मान आया था हमारा 4400 गुणे 3240, और mgh में देखिए m रखा हुआ है, g का मान 10 है, और h का मान कितना है, 100 है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे। यहाँ पर देखिएगा 4400 गुणे 3240 बटे 1000, तो हमारा कितना आएगा, 14,256 किलोग्राम। मतलब टंकी में मात्र 14,256 किलोग्राम पानी पहुँचेगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को इस सेट में दी गई सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपने अभी तक नहीं समझी हैं, ये समझ में नहीं आई हैं, या कोई समस्या हुई है, या फिर कुछ और नई चीज़ें आप समझना चाहते हैं इसमें से जुड़ी हुई, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। अगले वीडियो के साथ में आपके समस्या का समाधान और आपके नाम को भी बताया जाएगा, ताकि कहीं ना कहीं बच्चों को ये समझ में आ जाए कि हाँ, ये चीज़ें इनके माध्यम से पूछी गई हैं। तो आप अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं, उनका समाधान आपको उसमें मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नए बच्चे सभी सब्सक्राइब करें, और पुराने बच्चे कम से कम 4 से 8 दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।